नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं। वेलकम गाइस। चलिए सभी प्रकार के बोल देता हूं। देखिए, बीए सेमेस्टर 4 जिन लोगों ने अपना सेमेस्टर 4 में जनरल इलेक्टिव के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है, उनका क्वेश्चन पेपर में ये 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसी में से 15 क्वेश्चन के अंदर ही आपका प्रश्न आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं और अक्सर मिल जाता है, इसमें भी मिलेगा 100%। तो आइए देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और केवल क्वेश्चन ही बताऊंगा। उत्तर भी मैं वीडियो के लगा दिया हूं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन का उत्तर भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वीडियो को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। बस एक ही मैं कहूँगा कि इतनी वीडियो मेहनत से बनाता हूँ, आप लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, सभी सेमेस्टर के। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक ना, और 3 घंटे समय दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर बिहार का एक ज़िला है, ठीक ना। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और दोनों युद्ध जो है बहुत ही करीबी युद्ध था। अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई पलासी के युद्ध में हुई थी, उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई थी बक्सर की लड़ाई। इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद भारत में जो है ना अंग्रेज़ों का कब्जा बन गया था। तो बोल रहा है कि बक्सर की जो लड़ाई हुई उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक ना। डिस्कस द केजेज एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, देखिए इसका उत्तर आपको देना है और लगभग ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का ही हर बार आता है। तो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ था काफ़ी फेमस युद्ध हुआ। यह बिहार का एक ज़िला है बक्सर वर्तमान समय में, और मैंने बताया कि यह हुआ था 1764 में। अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए ये लीजिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है मराठों के पतन के क्या कारण थे। व्हाट वेर द क्यूजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मराठास। तो मराठा सम्राट कौन थे ये भी बताना है। चलिए आपको कमेंट में। और देखिए यहाँ पे क्यों मराठा लोग का पतन हो गया, और सबसे मराठाओं में छत्रपति शिवाजी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। मराठा सरदार की आपसी प्रतिस्पर्धा कैसी थी, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक ना। तो उसके बाद देसी शक्तियों के सहयोग का अभाव हुआ, ये भी आपको बताना है। राजपूत रियासतों के साथ शत्रुता हुई, ये भी आपको बताना है। सैनिक दुर्बलता हुआ, ये भी आपको बताना है। और गुप्तचर व्यवस्था को भी बता देना है, जिसे आजकल हम लोग सीबीआई बोलते हैं। साथ ही आपको बताना है कि दुर्बल अर्थव्यवस्था थी इनकी, यानी कि इनका जो कंडीशन था इकोनॉमिक वो कमज़ोर था, और अन्य कारण एंड में बता देना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा टीपू सुल्तान। आपने नाम सुना होगा, टीपू सुल्ताना भी कहते हैं लोग कई बार। टीपू सुल्ताना एवं अंग्रेज़ों के संबंधों की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टीपू सुल्ताना एंड इंग्लिश मैन। यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश मैन होना चाहिए। तो जिसे आप मैसूर बोलते हैं, अभी तो कर्नाटक हो गया है, उसके राजा थे टीपू सुल्ताना। और टीपू सुल्ताना ने भारत को आज़ाद कराने का ना बहुत प्रयत्न किया था। अंग्रेज़ों को 4 मैसूर युद्ध हुआ है, ठीक ना, तो उसके बारे में भी बताना है। उसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, उसके बारे में भी बताना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध हुए थे, मैंने बताया था, जिसमें से 3 मैसूर युद्धों को टीपू सुल्ताना ने जीता था। चौथा मैसूर युद्ध वो हार गए थे क्योंकि टीपू सुल्ताना का कोई साथ नहीं दिया था और छल कपट करके उसने युद्ध को जीता था। युद्ध का महत्व क्या हुआ ये भी आपको बताना है। टीपू सुल्ताना के कार्य क्या थे, किस प्रकार कार्य किए, ये भी आपको बताना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि टीपू सुल्ताना ना जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था उस समय अमेरिका को 3 जंगी जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, उसकी सहायता के लिए भेजा था। अमेरिका आज़ाद हो पाए इसकी सहायता के लिए भारत से। तो टीपू सुल्ताना बहुत बड़े हीरो थे हमारे, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के। अगला देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है रंजीत सिंह के जीवन चरित्र पर रंजीत सिंह के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें या मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, एस्टिमेट द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ रंजीत सिंह। यानी कि रंजीत सिंह, जो राजा रंजीत
सिंह जी थे उनका जीवन चरित्र कैसा था और उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी इसके बारे में बताना है। रंजीत सिंह का अंग्रेज़ों के साथ कैसा संबंध था ये भी आपको बताना है। उसके बाद अमृतसर की संधि कब हुई इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि रंजीत सिंह द्वारा जो राज्य विस्तार की नीति थी वह किस प्रकार थी, और रंजीत सिंह का शासन प्रबंधन यानी कि उनका राज्य चलाने का किस प्रकार की प्रक्रिया था। रंजीत सिंह का मूल्यांकन करना है, ठीक ना। एंड यहाँ पे आपको निष्कर्ष में फाइनली लिख देना है। और पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। डिस्कस द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अंग्रेज के वायसराय के रूप में थे, उनको बताना है कि इनका न्यायिक सुधार यानी कि जो जजमेंट का तरीका था वह किस प्रकार का था, दीवानी न्याय की प्रबंधन कैसे थी, टैक्स कैसे वसूलते थे। उसके बाद आपको बताना है कि इनका फौजदारी न्याय किस प्रकार का था, जिससे सिविल कानून और बोलते हैं ना आप क्राइम वगैरह, इन सब के बारे में इनका कैसा व्यवहार था। उसके बाद कॉर्नवालिस का मूल्यांकन संग्रह आपको बताना है। और अंत में इसकी पुलिस व्यवस्था के बारे में भी बताना है कि पुलिस व्यवस्था इन्होंने किस प्रकार की रखी थी, भ्रष्टाचार का उन्मूलन का प्रयास किस प्रकार किए थे। और सातवां बताना है कि प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीकरण करना। ठीक, इन सब के बारे में बताना है। एंड देन आपको बताना है कि राजस्व व्यवस्था इनकी कैसी थी, यानी कि ये किस प्रकार से अपना जो रेवेन्यू करते थे वो किस प्रकार लिया करते थे। और अस्थाई प्रबंधन के बारे में इन सभी को आपको लिख देना है पूरे डिटेल में। और अंत में लिखना है इनका व्यापार किस प्रकार ये करते थे, व्यापार में क्या क्या सुधारें लाई, और कॉर्नवालिस के सुधारों का महत्व। इतना बड़ा नहीं लिखना होगा, आप पढ़ के समझ लीजिए, पढ़ेंगे तो ये जीवन में कभी ना कभी काम ही देगा, ठीक ना। तो एग्ज़ाम में तो मिलेगा ही, क्वेश्चन तो भिड़ेगा ही भिड़ेगा, एकदम 100% भिड़ेगा, तो वो आपको पढ़ना भी है। अगला है छठा क्वेश्चन दोस्तों कि लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर एक निबंध लिख लें। राइट एन एसे ऑन सब्सिडियरी एलियंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली, ठीक ना, सब्सिडियरी एलियंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि सहायक संधि क्या था, इसकी परिभाषा थोड़ी सी दे देना है, परिचय दे देना है। उसके बाद सहायक संधि के गुण और दोषों को भी बताना है। फिर सहायक संधि के क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे, एक एक करके लिख जाइए। और अंत में सहायक संधि का जो देशी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ा, मतलब क्या हानि हुआ उनसे, इन सभी बातों को भी आपको लिखना है। और उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका था वह किस प्रकार का था। भारतीय प्रशासन में भारत की नियुक्ति यानी कि इंडियन सिविल सर्विस जो होती है उसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है कि लगान संबंधी व्यवस्था किस प्रकार वे टैक्स वसूला क्या करते थे। फिर पुलिस व्यवस्था कैसी थी इनके समय में। उसके बाद आपको नए पदाधिकारियों की नियुक्ति ये किस प्रकार करते थे। न्यायिक सुधार क्या था, यानी कि किस प्रकार जजमेंट करते थे। आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में भी आपको बताना है। फिर दोहरा अदालतों के बारे में भी आपको जानना है। फिर फौजदारी अधिकारों इन सब के बारे में जानिएगा। न्यायिक सुधार क्या है इसके बारे में भी जानिएगा। फिर आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रूप से ये कौन कौन से सुधार लाएँ। कर्मचारियों के भत्ते में कमी क्यों आया, इन सभी को आपको जानना होगा। ठीक, और अंत में आपको बताना होगा कि अफीम के निर्यात पर नियंत्रण कैसे लगाया गया। और इन सभी के अंतिम में आपको निष्कर्ष देना है, कंक्लूजन। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आर्य समाज के आर्य समाज के देन कौन कौन से देन थे उनका मूल्यांकन करना है, यानी कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज। ठीक, कि आर्य समाज की कौन कौन सी देन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इन सभी को आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है जो कि काफ़ी फेमस हैं और सभी को लगभग हर व्यक्ति जानता है इनके बारे में। आर्य समाज का दर्शन कैसा था, इसके कार्य करने का तरीका कैसे थे, इसमें कैसे लोग थे, और यह हमारी संस्कृति और इतिहास में क्या मायने रखता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। और उसके बाद हमारा आता है 9वां क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन कराएंगे।
9वां क्वेश्चन है दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के दिनों का मूल्यांकन करें, यानी कि इवेल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण मिशन, और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी के अपने गुरु के नाम पर एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। इसके बारे में आपको बताना है। फिर स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में बताइएगा। हो सके तो आप शिकागो में जो भाषण दिए थे उसके बारे में भी बता दीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। और इतिहास जो है ना, सब कोई जानता ही है, पढ़ा पढ़ाया चीज़ है, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूट ऑफ 1857, जो मूवमेंट हुआ था 1857 की क्रांति, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा गया। इसके क्या क्या कारण थे, विद्रोह होने का क्या कारण था, राजनीतिक कारण बताइए, क्या पॉलिटिकल रीजन था, डलहौजी की क्या नीतियाँ थीं उसके बारे में भी बताइए कि वह कौन से षड्यंत्र की रचना कर रहा था, कारतूस के बारे में भी बता दीजिए, प्रशासनिक कारण बताइए, ठीक है ना। और मंगल पांडे के बारे में बताना ना भूलिएगा, आर्थिक कारण बताना है। फिर मंगल पांडे के बारे में ज़रूर बताइएगा, सामाजिक कारण भी बताइएगा कि छुआछूत वो वाली प्रथा कर दी थी अंग्रेज़ों ने, इनको कैसा अपमान किया था। और सबसे बड़ी चीज़ कि धार्मिक रूप से इनको अपमान करने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने, तभी जाकर मंगल पांडे ने ऐसा किया काम। अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना भी आपको बताना है, अंग्रेज़ों की अजेयता में विश्वास कम होना, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। और अंत में आता है सैनिक कारण, जो कि इसी के चलते इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह का तात्कालिक कारण, इन सभी के बारे में डिस्कस कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से आप जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा धूप में आ लेते हैं यार, छाया में बैठे थे तब तक। चलिए हाँ, तो आगे देखेंगे। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड लिटन, कि 1857 में लॉर्ड लिटन के क्या आए विचार, उसके बाद इसका आकलन करना है कि 1876 और 78 में क्या इसका आकलन होगा। फिर आबाद व्यापार की नीति में इसका किस प्रकार का सुधार लाएं, वित्तीय नीति में किस प्रकार का सुधार लाएं, शैक्षणिक सुधार किस प्रकार लाएं एडुकेशन के मामले में, और राज्य उपाधि के अधिनियम के बारे में भी आपको बताना है। फिर भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो चलाएं इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद हम लोग भारतीय अस्त्र अधिनियम जो बनाया, जिसके अकॉर्डिंग आप जो शस्त्र अस्त्र हैं वो सभी रख सकते हैं। उसके बाद वैधानिक जनपद सेवा अधिनियम भी बनाया गया। फिर लिटन की विदेश नीति के बारे में भी बताया गया। लॉर्ड लिटन का एक मूल्यांकन भी आपको करना है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे, 12th नंबर। तो क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए। लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण देना है। डिस्क्राइब द रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड रिपन, कि स्थानीय स्वशासन का वे जो प्रस्ताव रखे थे, स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव किस प्रकार पास किया, ठीक ना, और कौन कौन से नियम लागू कर दिए। फिर हंटर आयोग की स्थापना किस प्रकार हुई, उसमें सदस्य कितने थे, इन सभी के बारे में भी आपको जानना है। फिर जानना है कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वापस लेना में किस प्रकार की बाधाएं आई, इंडियन सिविल सेवा में जो सुधार किया गया और उनका प्रयास किया गया, फिर सामाजिक सुधार ये सभी, फिर आर्थिक सुधार और आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति, साम्राज्यवादी प्रांतीय विभक्त, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, कार्लेमिंटो के मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। कार्लेमिंटो के मुख्य उपबंधों का वर्णन करना है। डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ मार्लेमिंटो लिखते हैं जी, कार्लेमिंटो मैं पढ़ रहा हूँ, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को, बहुत से लोगों को इंग्लिश में परेशानी होती होगी, क्या करें यार, हम भारत के लोग जो हैं इंग्लिश सीखने में मारामारी करते हैं, और इंग्लैंड के लोग, कोई ऐसा आदमी है जो हिंदी सीखने के लिए मारामारी करता होगा ठीक ना, लेकिन क्या करें, समय बदल गया है तो हमें भी अब बदलना चाहिए। भारतीय परिषद अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार, ठीक ना, द इंडियन काउंसिल्स एस एक्ट और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स,
ये आपको इसके बारे में बताना है। 1892 का इतिहास जान लीजिए आप। उसके बाद प्रांतीय विधानसभाएं किस प्रकार हुई, फिर निर्वाचन पद्धति का जो चुनाव का आया, चुनाव किस प्रकार हुआ, मताधिकार जो वोट देते हैं वो किस प्रकार हुआ, इन सब के बारे में आपको जानना है। और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो होता है, ठीक ना, ये एक अंग्रेज का नाम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करने, यानी कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये क्या है, रिफॉर्म्स है, ठीक। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि क्या बोल रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना। तो देखिए इसमें है आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। लिखित रूप में अपरिवर्तनशील प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व का शासन की स्थापना, फिर आपका विकेंद्रीकरण की नीति और अनुत्तरदायी केंद्रीय सरकार, शक्तिशाली केंद्र व्यवस्थापिका, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार और भारत में सचिव तथा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी, द्विसदनात्मक पद्धति और भारतीय हाई कमीशन की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग की स्थापना, गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के बारे में भी आपको बताना है। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर कि ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखना है, ठीक। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जब हो रहा था ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेज़ों का शासन, उस समय भारत में शिक्षा के कौन कौन से साधन विकसित किए वो आपको बताना है। शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास किसने किया और किस प्रकार किया। ज्योतिबा फुले का नाम आएगा, रामकृष्ण बोलते हैं, राजा राम मोहन राय जी का नाम आएगा, कंपनी के द्वारा शिक्षा प्रसार, ब्रह्म समाज, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। 1813 का जो चार्टर्ड है उसके बारे में भी बताना है। शिक्षा के माध्यम पर मतभेद और लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इनका विरोध क्या हुआ, इसके बारे में भी हो सके तो बता ही दीजिए। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच के बारे में भी बताइए। और अंतिम आप ये सभी पॉइंट लिख देने हैं, ठीक। हंटर कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करना है। और यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इस बार आएंगे, ठीक। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, बीए का किसी भी सेमेस्टर कोई भी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ आप जाइए हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट पे जाकर के प्रीवियस ईयर वीडियो में जाना है। वहाँ पे आपको सभी के सभी क्वेश्चन पेपर, सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त का जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स होगा वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को इतनी तालीमता से सुनते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। एग्ज़ाम में चोरी वोरी करने का कोई चक्कर नहीं लगाइएगा, ठीक ना। और आराम से लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।